हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है नवंबर 2024 की, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस अपने कवर करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में गाइस टॉपिक 7 हैं, शॉर्ट्स भी हैं उसमें। तो आज हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जो कमिंग 3 टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं। इससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। आपके लिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वीडियो प्लस एमसीक्यूज पूरे प्रिपेयर हैं। प्लीज़ जाइए, डू वॉच दैट वीडियोस, ताकि आपका करंट अफेयर स्ट्रांग हो, आपको पता चले करंटली पॉलिटी में क्या चल रहा है, आईआर में क्या चल रहा है। इसीलिए विजन आईएएस की मैगजीन लाई जाती है, ठीक है। दूसरा, चैनल को ज्वाइन करते करते आपने टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन करना है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाके ज्वाइन करोगे तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स की अपडेट्स हो, हाईलाइटेड पीडीएफ्स हो, हाईलाइटेड एमसीक्यूज हो, सब आपको अवेलेबल होगा। तो लेट्स मूव टू दी टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो आज बात करेगा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या कह रहा है, 3 कंट्रीज आप समझ लो, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, ठीक है। मिडल ईस्ट का कुछ पार्ट, इंडिया में एक ऐसा ही जाएगा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की तैयारी चल रही है। क्या होते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या फ़ायदे हैं, कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन है, क्या क्या कनेक्शन में होएगा, कनेक्टिविटी किस तरह की होगी, वो सारा हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। क्या बात कह रहा है, कह रहा न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि 1 साल हो गया है जो अनाउंसमेंट हुई थी एम्बिशियस ट्रांसनेशनल कॉरिडोर की, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आम भाषा में IMEC बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट में बहुत प्रोग्रेस नज़र आई है, लेकिन कुछ रोड ब्लॉक्स भी हैं, वो भी देखते हैं। अब कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है सबसे पहले वो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले देखो, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक MOU साइन हुआ है लीडर्स के द्वारा। कौन कौन है कंट्री जिन्होंने MOU साइन किया है, वो है इंडिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरबिया, UAE एंड द US। ये सभी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था G20 जब भारत में हो रही थी, नई दिल्ली में, जिसका लोगो था वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, है ना। तो ये वाला जो था हमारा G20 में, जब ये हम कर रहे थे ना 2023 में हमारे इंडिया में, तभी ना एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। तो उनमें ये सारी कंट्रीज अब थी जो इंडिया की हैं, मिडल ईस्ट की हो गई, यूरोप की कंट्रीज़ हो गई। तो ये सारी कंट्रीज़ थी, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, सऊदी अरबिया है, UAE है, US है, ठीक है। अच्छा, इसमें एम ये था कि हम ना एक मल्टी मॉडल कनेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, जिसमें हम ना पोर्ट्स बनाएंगे, रेलवेज़ बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, सी लाइंस बनाएंगे, पाइपलाइन बनाएंगे, ताकि भारत का, अरेबियन पेनिनसुला का, मेडिटेरेनियन रीजन का और यूरोप का, इन सभी का ट्रेड जो होगा वो इन्हांस हो जाए। बात समझ में आ रही है। एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसके तहत इस पूरी लाइन पे, इस पूरे कॉरिडोर पर पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रेलवे, रोड, सी लाइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक पाइपलाइन भी होगी, ताकि इन सभी कंट्रीज़ का ट्रेड अच्छा हो सके। तो 2 तरह के सेपरेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, एक है ईस्टर्न वाला, एक है नदर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर में ना इंडिया से लेके गल्फ तक कनेक्ट होगा, नॉर्थ में गल्फ टू यूरोप होगा। समझ में आ रही है बातें सारी की सारी। इस प्रोजेक्ट में हम पार्टनरशिप कर रहे हैं फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एज वेल, जो कि 2021 में जब G7 की समिट थी UK के अंदर। आप बताओ 2024 की G7 समिट कहाँ हुई थी? ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन है, आपको देना है इसका जवाब। तो जब G7 समिट 2021 में चल रही थी इन द UK, तो वहाँ पर तभी वहाँ पर ये बात की गई थी कि कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है ताकि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर पाएँ। तो देखो, ये पूरी डायरेक्शन आपको ऐसे याद रखनी है। अब देखते हैं, इसका हमने बातें तो कर ली, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कहाँ तक हुआ है। तो इम्प्लीमेंट हुआ है, सबसे पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, यानी डेवलपमेंट इज सीन इन सेक्शंस लाइक दी UAE टू इजराइल का एक रेलवे नेटवर्क बना है, फिनेंशियल कैपेसिटी बढ़ गई है, हेफा पोर्ट है इजराइल का,
वहाँ पर एक्सपेंशन हुआ है। सेक्टोरल डेवलपमेंट हुआ है, कनेक्टिविटी सेक्टर में यहाँ बहुत सारे क्लीन एनर्जी का एक्सपोर्ट है, अंडर सी फाइबर केबल ऑप्टिक्स है, पाइपलाइन है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है। यहाँ ना कुछ प्रोग्रेस अभी दिख नहीं रही है। कह रहे पता है इसका कारण क्या है, सेक्टोरल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? कह रहे क्योंकि इंस्टेबिलिटी है वेस्ट एशिया में। यहाँ पर इसराइल का जो झगड़ा चल रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, फिर यहाँ पर वेस्ट एशिया के प्रॉब्लम की वजह से ये भी दिक्कत है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। समझ रहे हो आप? और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का अंडर सी इतना कुछ है नहीं खास। फिर कहता है कि जो डेवलपमेंट है ट्रेड प्रोसेसेस का, स्टेप्स आर बीइंग टेकन फॉर द सेम ऑल्सो, कि स्टैंडर्डाइज करना, ट्रेड को फैसिलिटेट करना, लाइक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर लॉन्च हुआ इंडिया और यूएई द्वारा, उसको डेवलप करना। कह रहा जो वर्चुअल ये आपका ट्रेड कॉरिडोर है ना, ये IMEC का पार्ट भी है, और इसका काम था कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस टाइम को रिड्यूस करना, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना, ईज़ ऑफ डूइंग ट्रेड बनाना। वो ये कर नहीं पा रहा है अभी। फिर इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए ही ना किसी भी रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, रीजनल कंट्रीज़ भी तो एक्सपेंड करें ना, वो एक बात है। इतना इम्प्लीमेंटेशन अगर ओपन हुआ, एक्सपेंशन हो रही है, तो ये बेनिफिट देखो बहुत तरीके से करेगा। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है ना, तो आप ये समझो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूएई से लेके रेलवे तक नेटवर्क जाएगा। इससे हेफा जो पोर्ट है ना, वहाँ का फिनेंशियल कैपेसिटी एक्सपेंड होगा, अगर ये ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर तो प्रॉब्लम है। फिर सेक्टोरल डेवलपमेंट होगा, फायर अब जितने भी आपकी हैं, क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट होगा आराम से। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी वेस्ट एशिया की इंस्टेबिलिटी की वजह से अभी रुका हुआ है, लेकिन ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे ना कंट्रीज़ को रीजनल लेवल पर देखने को मिलेंगे। कह रहा अगर आप ग्लोबली इसका सिग्निफिकेंस देखते हो ना IMEC का, तो भी बहुत है, क्योंकि ना इससे ना डाइवर्सिफाई होंगी कनेक्टिविटी। IMEC जो है ना एक ऑल्टरनेटिव रूट दे रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो कह रहा है कि अपार्ट फ्रॉम फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। फिर प्रॉस्पेरिटी इन्हांस करने की भी ज़रूरत है, ताकि ना एनर्जी प्लस डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ पाए, इसलिए भी ज़रूरत है। फिर कह रहा कि सब जो आप बात को सारी की सारी, अगर EUB एज अ ब्लॉक जुड़ेगा पूरा, तो आप सोचो इनकी कंबाइंड GDP हो जाएगी $47 ट्रिलियन। मतलब वर्ल्ड की 40% जो टोटल GDP है वो आपके पास है ना, फिर पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जियो स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकॉनमी में, क्रिटिकल जो आपके मैरीटाइम चौक पॉइंट्स रिलायंस है, जैसे स्विच कैनाल हुआ तो उससे कंजेशन पूरा ख़त्म हुआ ना आपका। फिर 7,000 किलोमीटर, सोचो हमारा यूरोप से ट्रेड आराम से 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम किया था स्विच कैनाल ने, तो कितना बड़ा हेल्प होगा सोचो। इकोनॉमिकली आपको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंटरडिपेंडेंस मिलेगी। फिर जियोपॉलिटिकली चाइना के ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को, भाई आ रही जो बहुत फैला हुआ था उसको कुछ तो ऑल्टरनेटिव दोगे ना, कोई तो सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करोगे, तो वो ज़रूरी था। अच्छा, भारत के अगर उससे देखे जाएँ तो भैया हमको तो गल्फ़ के साथ रिलेशंस अच्छे करने ही हैं अपने, चाहे ट्रेड के रूप में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करके, चाहे कनेक्ट करके। हमें एक ना डाइवर्सिफाइड ट्रेड बास्केट मिल जाएगी यूएई के साथ भी, जिसमें हम नॉन ऑयल ट्रेड भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? हमारा ना फिजिकल डेफिसिट वगैरह जो पड़ा रहता है ना, या ट्रेड डेफिसिट इनके साथ जो रहता है, वो हमारा अच्छा हो जाएगा। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होगा, हर कंट्री को रीजनल ट्रेड मिलेगा, अट्रैक्ट करेगा। इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी उसकी क्या भैया, आपकी पॉलिटिकल गुडविल बढ़ेगी, इंडियन मार्केट्स को लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। फिर कनेक्टिविटी बहुत फास्टर हो जाएगी। जो शिपमेंट है फ्रॉम इंडिया से लेके जो यूरोप का मेनलैंड है, उसमें 40% ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा, 30% कॉस्ट रिडक्शन होएगा, तो इतना फ़ायदा होने वाला है शिपमेंट वगैरह से। इसमें जो कैनाल मैरीटाइम रूट वो अच्छा हो जाएगा। जियो पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस है ना, जैसे EU को आप कनेक्ट करोगे, GCC को आप कनेक्ट करोगे, इंडिया का जो 2 लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक्स है वो अच्छा हो जाएगा, एक स्टेप मिलेगा। देखो इंडिया भी तो एस्पायर कर रहा है ग्लोबल पावर बनने के लिए, विश्व गुरु बनने का, ये भी तो एक कदम ही है। विश्व गुरु बनने के लिए तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये अच्छा तरीका है। अब हम समझते हैं कि चैलेंजेस भी हैं क्या कुछ। तो चैलेंज सबसे बड़ा है हाई कॉस्ट, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है मल्टी मॉडल नेचर में, वेल डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, बहुत हर्डल्स हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, लिमिटेड जोग्राफिकल कवरेज है। इंपॉर्टेंट जो इकॉनमीज़ हैं, टर्की है, इजिप्ट है, ईरान है, कतर है,
ये पार्ट ऑफ IMEC नहीं है, आप समझो। ये भी कि होने मिडल ईस्ट और पार्ट होने के बाद भी दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द IMEC। फिर एग्जिस्टिंग जो रूट है ना, बबल मंदब, रेड सी एंड स्विच कैनाल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और नया रोड अगर आप बनाओगे, रूट बनाओगे तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो ग्लोबल ट्रेड क्या उतना कमाओगे जितना तो आपका एक्सपेंडिचर लग जाएगा। रीजनल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, एज आई हैव टोल्ड यू, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कितने चल रहे हैं। इसराइल हमास का इशू है, रेड सी में डिस्ट्रप्शन यमन के जो हाउती रिबेल है वो कर देता है, तो कहाँ से कर पाओगे। कह रहा फिर जो नॉर्मलाइजेशन अरब इसराइल रिलेशंस हैं या बेसिक जो प्रेमाइज बना रहे हो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इसराइल और पैलेस्टीन नहीं मानेंगे। फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट, आपको लगता है फाइनेंशियल कॉस्ट, हालांकि 40% GDP की हम बात कर रहे हैं, बट कौन इतने सारी कॉस्ट उठाएगा, उसके पीछे कोई चर्चा नहीं है ना अभी। फिर INSTC का बता रहा है, कह रहा देखो ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ ऐसा रीजनल कॉरिडोर बनने जा रहा है। INSTC को देखो आप, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, 7200 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रेड कॉरिडोर है, ठीक है। 2000 में आया था, इंडिया रशिया ईरान से ट्रेड वगैरह अच्छे से बढ़ जाए। 13 मेंबर्स है इसमें, इंडिया, ईरान, रशिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, सबके। बुल्गारिया ने भी इसको एज ऑब्जर्वर स्टेटस ज्वाइन किया था। अब चाइना का जो लेड आपका समझो BRI का इनिशिएटिव है, जो कि 2013 में आया था ना, उसमें भी तो उसका यही तो प्लान है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप को लैंड और मैरीटाइम नेटवर्क से जोड़ना। ऐसे ही पहले भी देखो इसमें सिल्क रोड आपका आ गया, इकोनॉमिक बेल्ट आ गया, मैरीटाइम सिल्क रोड आ गया। ये सारे के सारे डिजिटल कॉरिडोर्स ऑलरेडी क्रिएट किए गए हैं। ऐसे ही ट्रांस आपका कैस्पियन वाला भी कॉरिडोर है, जो कि 2017 में आया था। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि देखो भले ही टेंशन्स हैं, अनसर्टिनिटी है, लेकिन अगर हम न्यू और इनोवेटिव तरीके निकालेंगे ट्रेड करने के और ऑल्टरनेटिव रूट्स तलाशेंगे, तो हम सभी की ना विन विन हो जाएगी कंडीशन। तो हमें ना विन विन सिचुएशन पे काम करना है, और इंडिया के पास एक अच्छा मौका है कि इस पर इंडिया अपनी इंपॉर्टेंस भी बढ़ा सकता है। तो ज़्यादा डी एस्केलेशन तरफ एस्केलेट नहीं टेंशन को करनी है, टेंशन को डी एस्केलेट करते चले जाओ और ट्रेड को प्रमोट करो, ट्रेड को आगे कर दो, टेंशन को पीछे छोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो दिस इज़ वॉट इंडिया शुड डू, है ना। अब हम चलते हैं कि ना G20 की समिट हुई थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। G20 की ये 18 समिट थी। कितने नंबर की समिट थी? 18 नंबर की समिट थी, ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस बार का जो थीम है ना, वो है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड द सस्टेनेबल प्लानट। अब हम समझते हैं G20 और रियो डी जेनेरियो है क्या। रियो समिट ना फर्स्ट टाइम आपने देखा कि AU जो है, आपने याद करो जब भारत में नई दिल्ली में G20 लास्ट ईयर हुई थी 2023 में, तो अफ्रीकन यूनियन भी एज अ मेंबर, फुल टाइम मेंबर ज्वाइन किया था। तो इस बार इसने फुल टाइम मेंबर की तरह ही एक्सेप्ट करा है, पहली बार आया है। और ब्राज़ील ने होस्ट की थी, थर्ड ग्लोबल साउथ होस्ट आफ्टर इंडोनेशिया और इंडिया के बाद अभी ग्लोबल साउथ की ऐसी तीसरी कंट्री जो कि ब्रिक्स को, सॉरी G20 को होस्ट कर रही है। नेक्स्ट G20 जो आपका 2025 में होने वाला है वो साउथ अफ्रीका में होगा। तो ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका टुगेदर फॉर्म्स अ ट्रोइका ऑफ G20, मतलब लगातार हम हमारी जैसी कंट्रीज़ में हुआ है, यानी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में कर रहा है। तो अच्छा जो ग्लोबल साउथ है ना, ये हम ना पार्टनर्स IBSA में भी हैं, ब्रिक्स में भी आते हैं। ग्लोबल साउथ में भी हैं, IBSA में भी हैं, ब्रिक्स में भी हैं, और G20 में भी हम पार्ट हैं। अब जो ये इस बार समिट हुई है, ठीक है, हो तो गई समिट का G20 रियो डिक्लेरेशन लीडर में आया क्या है, क्या की टेक अवेज हैं वो समझते हैं। सबसे पहले कसम खाई गई, मतलब बातें की गई, सोशल इंक्लूजन करेंगे हम एंड फाइट करेंगे अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ठीक है। तो ग्लोबल अलायंस बैठी कि सबसे पहला काम करना है वर्ल्ड से, हमें भुखमरी और गरीबी मिटानी है, क्योंकि हमारा SDG गोल्स भी तो फुलफिल करने का टाइम आता जा रहा है ना, करीब आता जा रहा है, तो हम बातें भी वैसे ही करते जा रहे हैं। फिर ग्लोबल कोलिशन फॉर लोकल एंड रीजनल प्रोडक्शन करना है। हम चाहते हैं कि हम ना लोकल लेवल, रीजनल लेवल पर इनोवेशन और इक्विटेबल लाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि सभी को ना वैक्सीन एक्सेस मिले, डायग्नोस्टिक सिस्टम हमारा अच्छा हो जाए, हेल्थ टेक्नोलॉजी से कोई भी नेग्लेक्टेड डिजीज़ है, वल्नरेबल पर्सन है, उसको हेल्प मिलनी चाहिए। फिर ना बेसिक नीड पर भी बात आ गई, क्योंकि यार पहली बार ऐसा हुआ है G20 ने ना रिसोर्सेज को मोबिलाइज करा है कि बेसिक सैनिटेशन भी करो, ड्रिंकिंग वाटर कॉम्बेट करो, रेसिज्म नहीं होना चाहिए किसी कंट्री में, रंग भेद की नीति नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये सब बात की गई पहली बार। फिर वही देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आना ही था ना, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, इसके पीछे बहुत सारे टास्क फोर्स वगैरह बैठाए गए थे। फिर रिफॉर्म हुई, ग्लोबल गवर्नेंस के लिए बहुत बड़ा G20 का रोड मैप तैयार करा गया, और टैक्स लगाने की बात की गई ऑन द सुपर रिच,
तो पहला ऐसी बार हुआ है टू गेज कोऑपरेटिवली हम ना अल्ट्रा हाई नेटवर्थ निकालेंगे और काफ़ी काम करेंगे हम, ऐसी कसम ने हमने खाई। और उसके बाद ना पता है क्या हुआ फिर ना, अब जब बात हुई है कि सबसे पहले ग्लोबल हंगर और इस सब की बात हुई ना, पॉवर्टी की बात हुई, तो ना बोला क्या जा रहा है, वाई दे वर टॉकिंग अबाउट हंगर एंड ऑल, क्योंकि ना 2030 तक ना ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 622 मिलियन जो लोग हैं ना वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे और 582 मिलियन यानी 582 मिलियन पीपल को ना हंगर फेस करना पड़ेगा। तो ना इसीलिए ग्लोबली एफर्ट लगाना ही पड़ेगा ताकि ना ये ग्लोबली ही मिट जाए। तो 2030 तक हमारा ये है कि हम ना कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम चला पाएँ, हाई क्वालिटी स्कूलिंग दे पाएँ, क्योंकि यार एसडीजी गोल है, समझो बात को, 2030 बार बार क्यों कह रहे हैं ये, तो ये बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। फिर ना इसीलिए नेशनल पिलर भी बना रहे हैं, फाइनेंशियल प्लेयर भी बना रहे हैं, और ना हम ना नॉलेज पिलर भी तैयार कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से हमें ये काम करना ही करना है। G20 के मेंबर्स आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। देखो ये G7 मेंबर्स हैं, बीच में रशिया आ गया, और ये सारे हमारे G20 के मेंबर्स हैं टोटल। अब G21 हो चुका है, बट स्टिल इट इज़ G20 जा रहा है तो वो G20 है, बट G21 में क्योंकि 21st कंट्री अफ्रीकन यूनियन एज अ परमानेंट मेंबर बन चुकी है। अच्छा, 1999 में आया था G20, और एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो अपग्रेड करने के लिए इसको लाया गया। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी इसको अपग्रेड करा गया था। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट पिलर पता है क्या है कि ना गवर्नेंस और ग्लोबल इश्यूज़ को डिस्कस करना। तो एनुअल समिट होती हैं, हर साल होती हैं, रोटेट करती रहती है, प्रेसिडेंसी कहीं भी चली जाती है, और यहीं पे G20 के अंदर ही वर्ल्ड की ग्लोबली 85% GDP रिप्रेजेंट कर रहा है, 75% ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन आप समझो यहाँ पर है। प्रायर टू द EU ज्वाइनिंग से पहले ये था, ठीक है। अब ना हम समझते हैं कि ना कुछ लिमिटेशंस भी तो होती हैं ना, G20 में क्या क्या ऐसी बातें नहीं हुई या क्या ऐसा रहा, क्योंकि देखो अब इसको रीनेम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले G20 क्यों है, जो अभी अभी हमने बात करी 21st कंट्री आगे, वाई नॉट G21? आप क्यों नहीं रीनेमिंग कर रहे हो, आप क्यों इनको बैरियर क्यों बना रहे हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा कि अफ्रीकन यूनियन एंटर कर रहा है? तो की लीडर्स ने कहा कि रिसेंट समिट में रशिया का प्रेसिडेंट नहीं थे, सऊदी अरेबिया के प्रिंस नहीं थे, ये क्या है, मतलब लीडर्स है ही नहीं। अर्जेंटीना अपोज कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेलफेयर स्पेंडिंग को, डिफरेंट मेंबर्स के अपने अपने विचार हैं। मेजर इकॉनमीज वेल्थ टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स पे रजिस्ट्री नहीं कर रही हैं, रजिस्ट करती हैं, उस पर एफर्ट डालती हैं, ग्लोबल डिस्पैरिटी फिर कैसे कम होगी। फिर अनरियलाइज्ड गोल्स हैं गवर्नेंस ओवरहॉल के। आप सोचो ना, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल जो फोरम्स हैं, UNSC है, वर्ल्ड बैंक है, हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, उसको कुछ तवज्जो ही नहीं दी जाती, मतलब बात ही नहीं की जाती। मतलब बार बार G20 में बात उठती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म लाओ, परमानेंट मेंबर्स बढ़ाओ, नॉन परमानेंट मेंबर्स बढ़ाओ, बात ही नहीं होती। मतलब हमारी बात G20 में जो बातें हो रही हैं उसका वैलिड पॉइंट क्या है, जब कुछ कर ही नहीं रहे हो आप। जैसे आप लोग करते हो ना, मैं आपको कहती हूँ कमेंट करो जी, बताओ कुछ सुन भी रहे हो, इट हैज़ टू बी वेरी इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, बट आप लोग करते ही नहीं हो। मतलब मुझे कितना डीमोटिवेट फील होता है ना, वैसे यहाँ पे भी लोगों को बड़ा डीमोटिवेशन फील होता है। तो क्लाइमेट कमिटमेंट है, डिस्पाइट कोइंसाइडिंग विद COP29 समिट में क्लाइमेट गोल्स एडवांस जो करते भी हैं, तो वो प्रीवियस डिक्लेरेशन पहले फुलफिल नहीं हो पाती, तो दूसरा कहाँ से लेकर आओगे आप, है ना। COP29 इस बार वैसे भी बहुत बड़ा फेल देखा गया है, वो पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, इन्वायरमेंट में वो भी पढ़ोगे आप। फिर स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल वीकनेसेस हैं, G20 डिसीजन नॉन बाइंडिंग है, इन्फोर्स होते ही नहीं है, तो फिर क्यों इतना लोग उसको तवज्जो ही क्यों देंगे, आप समझ रहे हो। फिर बहुत कंपटीशन है, आप सोचो ना, ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, SCO का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो G20 में इतना कोई तवज्जो ही नहीं देता। तो कह रहा है करो क्या फिर, कैसे इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए। कह रहा है सबसे पहले ना परमानेंट सेक्रेटेरिएट लेकर आओ, जो रिसर्च करे, पॉलिसी की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए, और क्लियर कट डिवीजन करो। आप फोकस करो G20 पे, क्या फोकस होना चाहिए, ग्लोबल, हम पब्लिक गुड्स की बात करेंगे, हम मॉनेटरी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, हम ट्रेड ओपननेस की बात करेंगे, और G7 में हम जियोपॉलिटिकल इशूज़ की बात करेंगे। पर ना क्लियर कट रहो मामला कि दिस इज़ अ वर्क ऑफ G7, दिस इज़ अ वर्क ऑफ G20। और एम्पावर कर दो मिडिल इनकम कंट्रीज़ को, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, सबको एक्टिव डिप्लोमेटिक रूल्स में रखो। और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क में कह रहा है कि ना अपने कमिटमेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है, ये सारा ना परफॉर्मेंस जो है ना, ये रिव्यू करो हर साल, और स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन कर दो जितने भी UN एजेंसीज़ के हैं, WHO, UNEP एंड ऑल सारे, और ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा आगे करो, वो बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि ना वर्ल्ड जो है ना बहुत सारे क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत से हंगर, इनइक्वालिटी है, फोर्स माइग्रेशन हो रही है, हेल्थ इमरजेंसी है, क्लाइमेट क्राइसिस है। कह रहा है इसलिए G20 को ना थोड़ा इवॉल्व होने की, इंक्लूसिव होने की और अकाउंटेबल होने की बहुत ज़रूरत है। मैंने 3 शब्द बोले, इवॉल्व, इंक्लूसिव एंड देन अकाउंटेबिलिटी।
और एक्शन भी होना है, इसके साथ एक्शन भी लेना है, ऐसे खाली बैठ नहीं जाना। तभी हम डाइवर्स नीड और प्रायोरिटीज़ को लेके आगे चल पाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। दे रहा ऑस्ट्रेलिया आपका मैप। ठीक है, न्यूज़ में क्यों था समझते हैं। रिसेंटली ना सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हुई है, और ना ये ना G20 की समिट जो रियो डी जेनेरो वाली है ना, उसी के साइडलाइंस में की गई है। की हाईलाइट समझते हैं समिट का। देखो, सबसे पहले ना लॉन्च हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। क्या करेगा, एक फ्रेमवर्क बनाएगा ताकि ना प्रैक्टिकल कोऑपरेशन हो पाए, प्रायोरिटी एरिया जैसे सोलर PV है, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह है, उसके ऊपर हो पाए। और इसी के साथ ना ऑस्ट्रेलिया का इंडिया बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम भी है, जिसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। तो ये 2021 में आया था ताकि बिजनेस मार्केट इनसाइट, कमर्शियल पार्टनरशिप ये सब बढ़ पाए। तो हम ना चाहते हैं 2025 में ना, इवन हमारा सपना है एग्रीमेंट करने का कि हम ना अपने जॉइंट डिक्लेरेशन दें डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन का भी। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के करीब आने से बहुत फ़ायदे हैं। बायलैटरल रिलेशंस को अच्छा करने के फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया झगड़ेंगे नहीं और ना कॉम्प्रीहेंसिव साइन हमने किया ही हुआ है 2020 से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को, तो इससे हम चाइना के असर्टिवनेस जो इंडो पैसिफिक पे चाइना करता रहता है, वहाँ पर हम जो बर्दाश्त कर रहे हैं उसको काउंटर कर पाएंगे। तो क्वाड ग्रुपिंग भी, क्योंकि हम उसका पार्टी हैं, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ज़रा बताना, कमेंट करो ज़रा। फिर ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो पैसिफिक आपका ये है ना पार्ट, ओशन इनिशिएटिव, इससे काफ़ी कोऑपरेशन मिलेगा। फिर इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, है ना। और इंडिया एक सिग्निफिकेंट मार्केट बन जाएगा फॉर ऑस्ट्रेलियन कोल, LNG, समझ लो, इनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। फिर सप्लाई चेन रिलिजिलियंस इनिशिएटिव बढ़ जाएगा आपका, डाइवर्सिफिकेशन होगा, फेयर सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस हो जाएंगी। क्रिटिकल मिनरल्स की अगर आप देखते हो तो दोनों साइड्स ना क्रिटिकल मिनरल पर भी काम करना चाहते हैं। आप सोचो, ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड का आधा, मतलब समझो 50% लिथियम इन्हीं के पास है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ये कोबाल्ट के, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं रेयर अर्थ के। तो दोस्ती नहीं करनी चाहिए इनके साथ। सोचो, क्रिटिकल मिनरल्स तो इन्हीं के पास चल रहे हैं। ई कार्स, ई रिक्शा चलाते देखा है ना, ई स्कूटर्स, ई ऑटो, तो लिथियम चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। फिर ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन भी ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन भी, उससे क्या होगा, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा सोलर PV डिप्लॉयमेंट होएगा, हमारी सप्लाई चेन बढ़ेगी। फिर डिफेंस कोऑपरेशन में हम क्या नहीं करते हैं, हम ऑस इंडेक्स करते हैं, हम पिच ब्लैक करते हैं, हम सारा करते हैं। फिर रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में तो हमारा है UNSC में, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया हमारा बड़ा साथ देता है। हम कहते हैं हमें ना UNSC में परमानेंट कैंडिडेचर चाहिए, ऑस्ट्रेलिया हमें सपोर्ट करता है, तो हम क्यों नहीं मिलाएंगे हाथ। फिर G20 में हम इसके साथ हैं, आयोरा में हम इसके साथ हैं, पीपल टू पीपल टाइज है, हमारे स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पढ़ने लिखने के लिए। हमने एक ना वो भी साइन करा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप भी हमने साइन करा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम बड़ा साथ देते हैं, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की बात हो, ये सब की बात हो, कोकोस आइलैंड में हमारा ट्रांसपोर्ट टेलीमेट्री सब भी हुआ है। तो बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन वही इशूज़ भी हैं। इशू तब आ जाता है जैसे ट्रेड आता है, वैसे इशू हमारा शुरू हो जाता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग कंट्रोल जो ऑस्ट्रेलिया में है, जेनेटिक्स हैम्पर्स वगैरह में मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स बड़ी दिक्कत हो जाती है। कैसे, कह रहा है ना, प्रोलॉन्ग्ड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप नेगोशिएशन है ना, बड़ी दिक्कत करता है। सैनिटरी और पाइथोसैनिटरी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेक्निकल बैरियर्स, इससे बड़ा हमारा ना एक्सपोर्ट में बड़ी दिक्कत आती है। एक्सट्रीमिज्म में यहाँ पे ना एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बहुत होती है। क्या होता है यहाँ पे ना, कुछ ऐसे है जैसे कनाडा में ही नहीं है खाली खालिस्तानी एलिमेंट, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे, वो बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं यार। अब देखो इंसिडेंट जैसे कि वेंडलिज्म ऑफ हरे कृष्णा टेम्पल, भाई तुम क्यों करते रहते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हमारे धर्मों से तुम्हें इतनी क्या दिक्कत हो जाती है। मुझे तो यही नहीं समझ में आया आज तक कि प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों तुम रिलीजन के बेसिस पे लड़वाने पे लगे रहते हो। आप समझते हो वेंडलिज्म का मतलब होता है बर्बदा करना, यानी कि आप समझो, अगर हम टर्म्स इसको देखें ना, थोड़ा इंग्लिश में बताती हूँ मैं आपको, हिंदी में माइट भी समझ में ना आए, जो कि विंध्वा, जैसे वो कहते हैं ना मैलिशियस डिस्ट्रक्शन करना, है ना, समझते हो आप बात को, उसको कहते हैं कि वेंडलिज्म ऑफ हरे कृष्णा टेम्पल, श्री शिव विष्णु टेम्पल इन मेलबर्न। अब इससे हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, खट्टे ही होंगे ना यार। फिर उसके बाद स्टॉल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन भी आपने हमारा स्टॉल कर दिया, कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है यूरेनियम का, स्लो प्रोग्रेस था, तो आपने नो कमर्शियल सेल ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। सोचो, आप यूरेनियम हमें देते भी नहीं हो। इंडिया रिजेक्टेड यूरेनियम सप्लाई प्रपोजल्स, क्योंकि कमर्शियल वायबिलिटी नहीं थी। फिर वीज़ा इशू बहुत रहता है आपका, रिसेंट हाइक कर दिया आपने वीज़ा फीस को बाय ऑस्ट्रेलियंस के लिए, बाय ऑस्ट्रेलिया 125% कर दिया। इंडियन स्टूडेंट आएगा आपके पास पढ़ने लिखने अब। फिर वे अहेड में कह रहा है, इसीलिए इकोनॉमिक एंड ट्रेड पार्टनरशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करो, आप ना ट्रेड पार्टनरशिप्स को और अच्छा करते जाओ, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को क्रिटिकल सेक्टर में लगा रहे हो ना, क्लीन एनर्जी, माइनिंग टेक्नोलॉजी भी उठा लो। फिर वर्क टुगेदर करना आपकी ज़रूरत है, चाहे वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए हो, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मतलब मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे नॉन ट्रेडिशनल मतलब हेल्थ हो गया, डिजीज़ हो गई,
क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट, सबसे रिलेटेड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम, ये सब आपकी ज़रूरत है। इंडो पैसिफिक में आप साथ रहोगे ना, चाइना आपकी आँख आपको नहीं दिखा पाएगा। फिर आसियान, ये सब आप मिल के रहो, फिर एक्सट्रीमिज़म अटेंड कर पाओगे ना। कम्युनिटी डायलॉग्स वगैरह को एड्रेस पहले ही कर लो ताकि समस्या ना हो। खालिस्तानी मूवमेंट क्यों चलाते रहते हो आप? तो बोथ कंट्रीज़ को बहुत ज़रूरत है नेविगेट करें अगर वो चाहते हैं इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा उनका बना रहे। दोनों कंट्रीज़ को इकॉनमीज़ के लिए बेनिफिट देना चाहिए, मैरीटाइम पे एड्रेस करें, और कल्चरल पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ाओ, ना कि वीज़ा की हाइक करके स्टूडेंट्स को मना कर दो जी मत आओ तुम। तो ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।